हेलो फ्रेंड्स, आयुर्वेदा की इस वीडियो सीरीज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि अभी तक आप हमारी वीडियोस देखते आ रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपका सपोर्ट जो हमें मिल रहा है उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। और इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं दोषास के सब टाइप के बारे में कि किस दोषा के कितने सब टाइप्स होते हैं। बेसिकली सबके 5-5 होते हैं, तीनों दोषास के, वात, पित्त एंड कफा के। तो इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि और डीप में आपको इन दोषास के बारे में जानना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं, उसके लिए भी कोई ना कोई वीडियो लेकर जरूर आएंगे। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारी आयुर्वेदा की वीडियो सीरीज नहीं देखी है तब उसकी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डली हुई है या आई बटन पर आप देख सकते हैं, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पेज में देख सकते हैं। वहां पर आपको आयुर्वेदा की पूरी वीडियो सीरीज मिल जाएगी। और यदि कोई डाउट है या आप और कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं वाता के बारे में, यानी कि वायु के बारे में कि ये कितने टाइप की होती है या कितने टाइप की इसके सब टाइप होते हैं। तो बेसिकली देखा गया है इसके 5 टाइप होते हैं, सबके 5-5 टाइप होते हैं। तो इसके 5 टाइप में से होते हैं प्राण वायु, व्यान वायु, उदान वायु, समान वायु एंड अपान वायु। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये सारी चीजें आप क्यों जान रहे हैं। तो यदि आपको इस चीज में इंटरेस्ट है तब आप ये चीज जान सकते हैं, यदि नहीं है तब आप वीडियो स्किप कर सकते हैं। लेकिन आपको इसमें ये सारी चीजें पता चल जाएंगी कि आपकी कौन सी डिसीज, कौन सा ऑर्गन, कौन सा सिस्टम के लिए कौन सी वायु इम्बैलेंस्ड है या आपको इसके लिए कौन सी चीजें करनी चाहिए। ठीक है, तब इसमें हम आपको यही बताएंगे कि आप ऐसी कौन सी चीज कर सकते हैं, कौन से बैलेंसिंग हर्ब्स ले सकते हैं जिसकी सहायता से आप अपनी प्रॉब्लम को या जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारी ये वीडियो सीरीज का उद्देश्य ही है कि हमें आप तक हेल्थ फैक्ट पहुंचाना, और वो भी आयुर्वेदिक तरीके से, नेचुरल तरीके से, नेचुरोपैथी से। एक्यूप्रेशर की जब मैं वीडियो बनाता हूं उसके फैक्ट यदि मैं बताऊं तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन उसके लिए भी यदि आप हमारा एक वीडियो है ऑल अबाउट एक्यूप्रेशर यदि आप देखेंगे तब उसमें बताया हुआ है मैंने कि एक्यूप्रेशर कैसे 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 काम करता है। लेकिन यदि हर वीडियो में मैं बताऊंगा तो उसमें थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। लेकिन ये वीडियो सीरीज इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको ये पता चले कि आयुर्वेदा किस तरीके से काम करता है, इसकी हेल्प आपको क्यों लेनी चाहिए, कैसे आप घर बैठे हेल्दी, हैप्पी एंड फिट रह सकते हैं। इसलिए ये वीडियो, इस वीडियो सीरीज का मकसद है और इसको शायद आप लोग बहुत प्यार करें और बहुत पसंद भी करें। तब पॉसिबल है यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो या तो आप मुझसे कनेक्ट करते हैं या फिर आप इस टॉपिक से कनेक्ट करते हैं। तब यदि आपको ये टॉपिक पसंद है या जो भी टॉपिक से रिलेटेड मैं वीडियो बना रहा हूँ वो पसंद है, तब आप कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ के लिए बहुत कॉन्शियस हैं। तो आप यदि ये वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे। तब आपके लिए जो बहुत कंपलसरी है, तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करूं, फटाफट बता दूं आपको कि प्राण वायु, व्यान वायु, उदान वायु, समान वायु, अपान वायु, ये सारी चीजें कैसे कैसे काम करती हैं, ये सारी चीजें किस किस को कंट्रोल करती हैं, किस किस को गवर्न करती हैं। यदि आपके उस ऑर्गन में प्रॉब्लम है तो आपकी ये वाली इनमें से कोई एक वायु इम्बैलेंस हो सकती है जिस वायु से रिलेटेड वो करेगा। बहुत सारे लोगों का ये मानना हो जाता है कि वात, पित्ता एंड कफा हमारे बॉडी के हिसाब से रहता है। बिल्कुल सही है, मोटे मोटे तौर पर हम उसे बोल सकते हैं कि हमारी वाता जो है वो हमारे लोअर एब्डोमेन के नीचे होती है, हमारा पित्ता जो है वो अपर एब्डोमेन और लोअर एब्डोमेन के बीच में होता है, और वहीं हमारा कफा है तो अपर एब्डोमेन और ऊपर तक उसमें कफा प्रीडोमिनेंट होता है। लेकिन उसके भी अंदर कुछ जो टाइप्स हैं उसी के बारे में हम जानेंगे कि कौन से टाइप के आपके ब्रेन में, क्या आपके फेस के पास, आपके टंग में, नोज में वायु नहीं हो सकती, वाता नहीं हो सकता। ये सारी चीजें आपको जानने को मिलेगी। और शायद आपके यदि कोई डाउट्स होंगे तब आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, उसको भी हम क्लियर करेंगे। तो यदि हम प्राण वायु की बात करें तो इसमें हमें देखने को मिलता है ब्रेन में ये हो सकती है, टंग में ये हो सकती है, ईयर्स को भी कंट्रोल करती है, हार्ट को कंट्रोल करती है एंड नोज में भी ये देखने को मिल सकती है। तो ये जो मैं लिख रहा हूं इसका मकसद ये है कि यदि आपकी प्राण वायु इम्बैलेंस होगी तब आपके ब्रेन में कुछ गड़बड़ी देखने को मिल सकती है, आपकी टंग में कुछ गड़बड़ी देखने को मिल सकती है, आपके ईयर में कुछ गड़बड़ी देखने को मिल सकती है, या आपके हार्ट या आपके नोज में कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। यदि इन चीजों में यदि आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है
तब बहुत मुमकिन है कि आपकी प्राण वायु इम्बैलेंस हुई होगी, जिसके कारण आपको इस चीज में प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। ठीक है, अब इसके बारे में यदि मैं बात करूं, क्योंकि ये बहुत डिटेल्ड एक वो हो जाता है टॉपिक कि इसके बारे में मैं जितना बताते रहूं उतना कम पड़ जाएगा, लेकिन वीडियो को भी शॉर्ट रखना है और उसके साथ साथ आपका टाइम भी ज्यादा बेकार नहीं करना है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि ये क्या है और ज्यादा डीप में आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा बहुत पता हो जाए कि इसमें क्या है। तो इसके लिए आप कौन से बैलेंसिंग हर्ब्स यूज कर सकते हैं, इसके लिए आप तुलसी का यूज कर सकते हैं, इसके लिए आप ब्राह्मी का यूज कर सकते हैं, और इसके साथ जैसा कि इसके नाम से पता है कि प्राणवायु यानी कि हमारे प्राणों का आवागमन जिसे बोलते हैं, या हम प्राणायाम जो करते हैं तो वो क्या होता है, तो वो भी हमारी प्राणवायु से ही कहीं ना कहीं लिंक करता है। वहां पर भी हमारी नोज काम करती है, वहां पर भी हमारा ब्रेन काम करता है, वहां पर भी हमारे लंग्स काम करते हैं। तो इसको मेंटेन करने के लिए, आपकी प्राणवायु को मेंटेन करने के लिए आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी हो जाता है। आप योगा कर सकते हैं, आप प्राणायाम कर सकते हैं, जिससे आपको इसमें बहुत हेल्प होगी यदि आपको ऐसी कुछ प्रॉब्लम है तो। नेक्स्ट की यदि मैं बात करूं व्यान वायु की बात करूं, तो व्यान वायु जो होता है ये मेनली हमारे चेस्ट में होता है। यदि आपको चेस्ट की कोई प्रॉब्लम है, चेस्ट कंजक्शन है, चेस्ट फुलनेस है, चेस्ट पेन होता है यदि आपको कभी कभी, तब आपका व्यान वायु इम्बैलेंस हो सकता है, या फिर आपको ब्लड प्रेशर जैसी कोई कंप्लेंट देखने को मिल सकती है। तो यदि व्यान वायु आपकी इम्बैलेंस है तो इसके लिए मेन हब है, आप अर्जुन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि आपको व्यान वायु की प्रॉब्लम है, जैसा मैंने बताया, चेस्ट की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और जो भी ये मैं चीजें बता रहा हूँ ये आपको चिकित्सक के परामर्शानुसार ही लेना है, आप खुद से स्टार्ट ना करें। यदि आप बहुत सेफ हैं, आपको पता है कि आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब आप इसको ले सकते हैं। लेकिन इसके बारे में भी आप यदि आप अपनी कंसल्टेशन से पूछ लें तब बहुत अच्छा होता है, आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, डोंट वरी, नो इशू। और वहीं यदि मैं उदान वायु की बात करूं तो उदान वायु भी हमारे चेस्ट में ही होती है, यानी कि हमारे हार्ट में ही होती है। तो इसके लिए आपको क्या करने की जरूरत है, यदि आपकी उदान वायु इम्बैलेंस होगी तब आपको चेस्ट कंजक्शन देखने को मिल सकता है, टाइटनेस देखने को मिल सकती है, आपको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तब आपको इसके लिए आपको मुलहटी का यूज करना है। ठीक है, ये एक बेसिकली आयुर्वेद का हर्ब्स होता है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करना है ये नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा। वहीं यदि हम समान वायु की बात करें तो ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन में होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, आपके लीवर में होगा, इसके स्टमक में होगा, आपके पैनक्रियाज में। ठीक, तो ये सारी चीजों की प्रॉब्लम जैसे देखा गया है कि लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन के यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तब आप इसको कैसे डायग्नोज करेंगे। यदि आपको डाइजेशन का यदि कोई इशू है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, ब्लोटिंग है, कॉन्स्टिपेशन है, लूज मोशन है, स्टमक, यानी ये तीनों चीज एक तीसरे से रिलेट कर रही हैं, तब यदि आपको डाइजेशन की कोई प्रॉब्लम है तो आपकी समान वायु में आपको इम्बैलेंस है। आपको लीवर में, जाहिर सी बात है, जब डाइजेशन ठीक नहीं होगा तो लीवर कैसे फंक्शनिंग करेगा, और वहीं पैनक्रियाज भी ठीक से फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा। तो आपको ये सारे ऑर्गन की कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, तब आपके समान वायु इम्बैलेंस होगी, ऐसा हम मान सकते हैं। लेकिन इसमें आपको कौन से हर्ब्स लेने की जरूरत है उसकी यदि मैं बात करूं तो इसमें आपको क्यूमिन वाटर आप ले सकते हैं, यानी कि आप जीरा ले सकते हैं, कोरिएंडर ले सकते हैं, तो आप अजवाइन ले सकते हैं, आप हींग ले सकते हैं। इसका भी एक पर्टिकुलर फॉर्म होता है, उस फॉर्म को आपको कंज्यूम करना है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट कंज्यूम करना है। जैसे आप क्यूमिन वाटर ले सकते हैं, कोरिएंडर को भी आप कोरिएंडर वाटर ले सकते हैं, अजवाइन वाटर ले सकते हैं। ये सब वाटर को बनाने का एक तरीका है। इनको आपको रात में सोक करके रख देना है और मॉर्निंग में उठ के एक बॉईल लेके आपको खाली पेट इस सबको ले लेना है। तो ये सारी चीजें यदि आप लेंगे तो बेसिक सी बात है कि ये सब आपको डाइजेशन में हेल्प करेगा, है ना। कोरिएंडर तो आपके हाइपोथायराइड में भी काम करता है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। अजवाइन पता ही है आपको, हींग पता ही है। अब अपान वायु भी हमारे पेल्विक रीजन में होगा या फिर हमारे क्लॉन में होगा, यानी कि ये भी हमारा पेट ही होता है। तब यदि आपके पेट होता है, ये लोअर एब्डोमेन का एरिया हो जाता है, पेल्विक भी हमारा लोअर एब्डोमेन हो जाता है। तो यदि आपको डाइजेशन के कुछ इश्यूज हैं या फिर आपको गैस बनती है, ब्लोटिंग होती है, मेनली गैस और ब्लोटिंग इसमें आती है, तो यदि आपको ऐसी कोई समस्या है गैस, ब्लोटिंग जैसी, या फिर पेल्विक रीजन की, यानी कि हमारे लोअर एब्डोमेन की यदि कोई आपको प्रॉब्लम है, या आपको पेट साफ ठीक से नहीं होता है, तब आपकी अपान वायु इम्बैलेंस है। और इसको आप बैलेंस करने के लिए आप हर्ब्स ले सकते हो, आप हर्ब का यूज कर सकते हो, जिसे हरीतिकी बोला जाता है, या फिर आप त्रिफला का यूज कर सकते हो।
ठीक है, ये दोनों ही आपको गैस, ब्लोटिंग या कॉन्स्टिपेशन आपके डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करेगी। तो आपने यहाँ पर देख लिया कि प्राण वायु, व्यान वायु, उदान वायु, समान वायु, अपान वायु कहाँ कहाँ किस किस चीज को गवर्न करती है और हमें उसके लिए कौन कौन से हब्स लेने चाहिए। ये सारे हब्स सेफ हैं, आप ले सकते हो, बट आपको सही फॉर्म लेनी है, सही मात्रा लेनी है, सही क्वांटिटी लेनी है। इसका यदि आपको कोई प्रॉब्लम है और स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। फिर हम बात करते हैं, अब हम बात कर लेते हैं पित्ता के बारे में। जैसा कि आपने देखा कि वाता में आपके जैसे 5 सब टाइप होते हैं, वैसे ही पित्ता में के भी 5 सब टाइप होते हैं। सबसे पहले आता है साधक पित्ता, दूसरे नंबर पे आता है आलोचक पित्ता, तीसरे नंबर पे आता है आपका भ्राजक पित्ता, चौथे नंबर पे आता है आपका रंजक पित्ता एंड 5वें नंबर पे आता है आपका पाचक पित्ता। तब ये 5 टाइप के पित्ता हैं और ये सारे पित्ता किस किस चीज के लिए कंट्रोल करते हैं, गवर्न करते हैं, बैलेंस करते हैं। अब हम जानेंगे कि ये 5 पित्ता किस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, यानी कि कौन से टाइप हैं, कौन सा ऑर्गन है जिसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, इम्बैलेंस है। और बेसिकली शॉर्ट में हम इसके हब्स देखेंगे कि कौन से हब्स के जरिए हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साधक पित्ता के बारे में। साधक पित्ता बेसिकली ब्रेन में और हमारे हार्ट में इन्वॉल्व होता है, यानी कि यदि इस चीज में कोई प्रॉब्लम है, आपके ब्रेन में, आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, तब बहुत पॉसिबल हो जाता है कि आपका साधक पित्ता इम्बैलेंस है। अभी आपने वाता में देखा, तो वाता में आपने देखा, वाता में भी हार्ट आया है, चेस्ट आया है, तो जाहिर सी बात है कि आपके एक से ज्यादा यानी 2, 3, 4 सब टाइप्स भी आपके इन्वॉल्व हो सकते हैं, गवर्न कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। तब साधक पित्ता में यदि आपको ब्रेन की कोई प्रॉब्लम है, आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम काफी सारी हो सकती है, लेकिन मैंने ये रिलेशन बताया कि इन दोनों से रिलेटेड यदि कोई प्रॉब्लम है तब आपका साधक पित्ता इम्बैलेंस है। और ब्रेन और हार्ट की कोई प्रॉब्लम को यदि हमें सॉल्व करना है तो हम सैंडलवुड का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं यदि हम बात करें आलोचक पित्ता के बारे में, तब ये हमारा आईज को कंट्रोल करता है, यानी कि हमारी आंखों से रिलेटेड यदि कोई प्रॉब्लम है तब वह आलोचक पित्ता उसको कंट्रोल करता है। अब जैसा भी आपने देखा कि आलोचक पित्ता हमारे आंखों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आंखों की जितनी भी सारी प्रॉब्लम है, आपकी वीक आई साइट है या फिर आपको ग्लूकोमा है, आपको टीयरी आई है या आपको पेनफुल आईज है, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, तब वह इसको यदि आपको ठीक करना है तब आप अपनी डाइट में यदि त्रिफला ऐड करेंगे तब आपकी आंखों की प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी। त्रिफला बेसिकली मतलब इसमें वही चीज है जो इसको बैलेंस करेगी। लाइक हमें आंखों को ठीक करना है तब त्रिफला तीनों चीजों का मिक्सचर होता है, जैसा आप सभी को पता है, आंवला, हर और बहेड़ा। तो ये तीनों हर्ब्स का जो मिक्सचर होता है त्रिफला कहलाता है। तो ये सारी चीजों में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, विटामिन सी होते हैं और ऐसी चीजें होती हैं जो आपके दोष को बैलेंस करते हैं और आपको फिट करते हैं। वहीं यदि हम बात करें भ्राजक पित्ता की, तो भ्राजक पित्ता हमारे स्किन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और इसके लिए यदि बैलेंसिंग हर्ब्स आप सभी को पता है, आप टर्मरिक का यूज कर सकते हैं, ठीक है, आप सैंडलवुड का यूज कर सकते हैं, आप रेड सैंडल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी स्किन की हेल्प कर सकती हैं और ये सब चीजें कूलेंट नेचर की होती हैं। तब बेसिकली आपकी स्किन में जो भी प्रॉब्लम आई है या ये भ्राजक पित्ता जो इम्बैलेंस हुआ है, इसको बैलेंस करने की भरपूर कोशिश करेगी और वो आपकी स्किन की प्रॉब्लम है, स्किन की कई सारी प्रॉब्लम होती है। यदि मैं प्रॉब्लम गिनाने बैठूं तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो जो भी प्रॉब्लम है आप स्किन के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। टर्मरिक तो बहुत ही अच्छा हो जाता है, जिससे आप इम्यूनिटी बूस्टर भी बोल सकते हैं। आप रात को उसमें दूध के साथ यदि लें तो आयुर्वेदा में गोल्डन मिल्क फेमस ही है कि आप उसे हल्दी को दूध में मिक्स करें और पी लें, तब भी वो बहुत काम करें। अब हम बात करते हैं रंजक पित्ता की। रंजक पित्ता जो होता है हमारा लीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लीवर की कई सारी प्रॉब्लम, जैसे कि हो सकता है आपका अल्कोहलिक लीवर हो गया हो, आपका लीवर सोराइसिस हो गया हो, लीवर में जो भी प्रॉब्लम है, फैटी लीवर हो गया हो या फिर जॉइंटिस, एनीमिया, तो ऐसी यदि कोई प्रॉब्लम है तब भी आपके लिए रंजक पित्ता इम्बैलेंस है। और इसको आपको बैलेंस करने के लिए आपको इसमें बेसिकली टर्मरिक, यदि आप घर में हैं, अभी आप कहीं नहीं जा पा रहे हैं, तब आप
टर्मरिक को सिर्फ आप अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तब आपका रंजक पित्ता बैलेंस हो जाएगा, आपका लीवर फिट हो जाएगा एंड आप हेल्दी हो जाएंगे। यदि हम बात करते हैं पाचक पित्ता की, तो पाचक पित्ता जैसे नाम से ही पता पड़ रहा है हमको कि ये पाचन के लिए काम करेगा, यानी कि हमारे डाइजेशन में काम करेगा। तब हमें डाइजेशन अपना स्ट्रॉन्ग करने के लिए डाइजेशन की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है आपको, जैसे कि मैंने बताया कि मेनली इसमें पाचक मान लिया जाए, यानी आपके पाचक को ठीक करने में यानी डाइजेशन सिस्टम में आपको पाचक पित्ता इम्बैलेंस देखने को मिल सकता है। यानी आपको डाइजेशन की यदि कोई प्रॉब्लम है तब बहुत मुमकिन हो जाएगा कि आपका पाचक पित्ता इम्बैलेंस हो। यदि आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत वीक है, आप उसको मजबूत करना चाहते हैं, तब आप इसमें जिंजर का यूज कर सकते हैं, आप क्लोव्स का यूज कर सकते हैं यानी कि लौंग का यूज कर सकते हैं, आप अजवाइन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप कुछ स्पाइसेस इसमें ऐड कर सकते हैं जिससे कि आपके डाइजेशन स्ट्रांग हो। और भी कई स्पाइसेस होते हैं इसमें, आप देख सकते हैं, या आप अपने कंसल्टेशन से आप कंसल्ट कर सकते हैं, अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप हमारे वीडियो देखकर ही डायरेक्ट आप ये सब कुछ इम्प्लीमेंट कर दें, नहीं, आप सबका बॉडी टाइप अलग अलग होता है। हाँ, यदि आप हमारे प्रकृति एनालिसिस में जाएंगे और वहां पर एनालाइज करके आप खुद के प्रोटोकॉल बनाकर यदि आप देखेंगे कि आपको ये प्रकृति है, आपको ये प्रॉब्लम है, ये सिम्टम्स है, तब आप यदि यूज करते हैं तो बिल्कुल सेफ होगा। यदि नहीं है तब फिर भी आप हमसे एक बार कंसल्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कफा के बारे में, कि जैसे वाता एंड पित्ता के 5 टाइप हमने देखे, वैसे ही कफा के भी यहाँ पर 5 टाइप हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो हमारा आता है तर्पक कफा। सेकेंड पे यदि हम देखें तो आता है हमारा बोधक कफा। थर्ड में यदि हम देखें तो आता है हमारा श्लेषक कफा। फोर्थ में यदि हम देखें तो आता है हमारा अवलंबक कफा। फिफ्थ की यदि हम बात करें तो आता है हमारा क्लेदक कफा। जैसे आपने वाता एंड पित्ता के 5 टाइप देखे, वैसे ही कफा के भी ये 5 टाइप हैं, तर्पक कफा, बोधक कफा, श्लेषक कफा, अवलंबक कफा एंड क्लेदक कफा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा तर्पक कफा किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये हमारे ब्रेन के लिए, स्पाइनल के लिए एंड हमारे हार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये तीनों चीज की कोई प्रॉब्लम है, यानी कि ब्रेन, स्पाइनल एंड हार्ट, यदि इनमें से कोई प्रॉब्लम है तब आपको बहुत मुमकिन है कि आपका तर्पक कफा इम्बैलेंस है। तो इस चीज को यदि आपको बैलेंस करना है तो इसके लिए सिर्फ एक बैलेंसिंग हर्ब्स आपको इसमें ब्राह्मी ऐड करना पड़ेगा, तब आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। इन दी सेंस कि इससे आपकी बहुत मुमकिन है कि आपका तर्पक कफा जो इम्बैलेंस है वह बैलेंस में आ जाएगा और इस चीज से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम है वह सॉल्व होनी स्टार्ट हो जाएगी। यदि आपको डीप इंफॉर्मेशन चाहिए तब आप कंसल्ट कर सकते हैं, किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाकर आप कंसल्ट करें, उसके बाद उस चीज के आगे बढ़े। यदि हम बात करते हैं बोधक कफा की, तो बोधक कफा को हम देखें तो ये हमारे माउथ, टंग एंड हमारे सलाइवरी ग्लैंड, इन चीजों को कंट्रोल करता है। तो इन चीजों की यदि कोई भी प्रॉब्लम है, आपको माउथ की कोई प्रॉब्लम है, आपको टंग की कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपको सलाइवरी ग्लैंड की कोई प्रॉब्लम है, लार आपकी बहुत कम आ रही है या बहुत ज्यादा आ रही है, कोई भी यदि ऐसे इश्यूज हैं, टंग का इश्यूज है, इन्फेक्शन है या कोई भी प्रॉब्लम है इन चीजों से रिलेटेड, तब आपको बोधक कफा आपका इम्बैलेंस हो सकता है। तो बोधक कफा की यदि हम बात करें तो बोधक कफा में आपको बैलेंसिंग हर्ब्स यूज करने पड़ेंगे। यदि आपको बोधक कफा आपका पता चल चुका है कि आपका बहुत कम है, इम्बैलेंस होता है, तो तब आप देख सकते हैं यदि आपकी कोई प्रॉब्लम है, तब आपको यदि उसे इंक्रीज करना है तब आपको जिंजर या फिर क्लॉव इसकी जरूरत पड़ेगी। और यदि आपको वहीं डिक्रीज करना है तब आपको मुलहटी की जरूरत पड़ेगी, इसे ल्यूप्राइज बोला जाता है। ठीक है, तो इस चीज से आप इसको बैलेंस कर सकते हैं या फिर आप अपने कंसल्टेशन की हेल्प ले सकते हैं। मैं बार बार ये चीज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जाने अनजाने में कहीं ना कहीं आपसे कोई भूल ना हो जाए, जो मैं नहीं चाहता हूँ, जो बाकी लोग कर रहे हैं वह आपको नहीं करना, क्योंकि आप सबसे अलग हैं। आप हमारे वीडियो देख रहे हैं तब आप जाहिर सी बात है थोड़े से अलग ही हैं, क्योंकि यदि आपको नहीं पता चल रहा है तब आप हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। कम से कम यस और नो तो पूछ ही सकते हैं कि क्या मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, क्या मैं ये कर सकता हूँ।
तब मैं आपकी हेल्प करूंगा, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं होते हैं, ठीक है। तब आप टेंशन ना लें और देख लेते हैं आगे कौन सा है, श्लेष्मक कफा। यहाँ पर यदि हम बात करें कि श्लेष्मक कफा, तो श्लेष्मक कफा मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर जॉइंट, राइट, यानी कि आपके जितने भी जोड़ हैं, ठीक है, इनके लुब्रिकेशन का काम श्लेष्मक कफा करता है। यानी कि आपके जॉइंट में यदि कोई प्रॉब्लम है, आपको दर्द हो गया है, आपको आवाज आ रही है, घुटने से यदि कोई आवाज आ रही है, अर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, गाउट्स हैं, या फिर आपका हाई यूरिक एसिड हो गया है, तब यदि आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम या जोड़ों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है, तब वह श्लेष्मक कफा उसका रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसको आपको ठीक करने के लिए बेसिकली दो ही चीजों की हेल्प लगेगी। यदि आप इसको इंक्रीज करना चाहते हैं या आप इसको डिक्रीज करना चाहते हैं। यदि आप इसको इंक्रीज करना चाहते हैं तब आपको यहाँ वही मुलेठी का यूज करना पड़ेगा, सॉरी जगह कम पड़ गई है। या आप डिक्रीज करना चाहते हैं तो एक होता है आप पुनर्नवा, या फिर आप यहाँ पर अदरक यानी जिंजर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज में आपको देख लेना है और उसके बाद इसका यूज कर लेना है। और वहीं यदि हम बात करें अवलंबक कफा की, तो अवलंबक कफा वही थोड़े से कैविटी यदि इसमें हो सकती है, थोड़े से की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी पेरिकार्डियम की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपकी ब्रोंकाइल की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। यदि इस चीज से रिलेटेड थोड़े से यानी गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, पेरिकार्डियम यानी आपके चेस्ट या हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या फिर ब्रोंकाइल से रिलेटेड या आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है, लंग्स की प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम है, तब आपका अवलंबक कफा जो है वह इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसके लिए आपको सिर्फ एक बैलेंसिंग हर्ब जो कि जिंजर, इसकी नीड पड़ेगी। इसकी सहायता से आप इसको बैलेंस कर पाएंगे और आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। वहीं हम बात कर लेते हैं क्लेदक कफा की। तो क्लेदक कफा की यदि हम बात करें तो ये आपके अपर स्टमक में, अपर स्टमक को गवर्न करता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और यदि आपको अपर स्टमक यानी कि वही इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है या आपको फुलनेस हो रही है, तब उसके लिए क्लेदक कफा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसके लिए आप सिर्फ एक या दो चीज ऐड करेंगे, वही जिंजर एंड पिपली। यदि आप इसको ऐड करेंगे तब आपका क्लेदक कफा बैलेंस हो जाएगा। यहाँ आपको काफी जगह जिंजर देखने को मिलेगा, 1 2 3 4। तो इससे आपको ये तो पता चल गया होगा कि जिंजर जो है वो कफा प्रकृति वालों के लिए वरदान है। यानी कि यदि कफा की कोई प्रॉब्लम है, बेसिकली कफा की 5 टाइप की यदि कोई प्रॉब्लम है, यानी ब्रेन, स्पाइनल, हार्ट, माउथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड या जॉइंट हो गया, या फिर थोरेसिक, पेरिकार्डियम, ब्रोंकाइल हो गया, या आपका अपर स्टमक हो गया, तो यदि इन चीज से रिलेटेड, ये मैंने सिर्फ नाम बताए, इनसे रिलेटेड काफी सारी हजारों प्रॉब्लम हो सकती हैं। इसकी यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तब आप जिंजर का ऐड ऑन कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अब कैसे ऐड ऑन करना है, आप जिंजर टी ले सकते हैं, और भी कैसे कैसे ऐड ऑन करना है मैं अगले वीडियो में बता दूंगा कि आप जिंजर को कैसे कंज्यूम कर सकते हैं। तब आपके लिए हो सकता है वाता, पित्ता और कफा ये सारी चीजें इजीली डाइजेस्टिव ना हो, लेकिन यदि हाँ आप इसको एक बार और देखेंगे तब आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि ये कैसे कैसे काम करता है, कैसे कैसे हमारी हेल्प करता है। तब ये सारी चीजों में आपको ये चीज नहीं मिली होगी कि ये चीज आपके पास नहीं है, कोई बैलेंसिंग हर्ब्स है जो आपके पास ना हो या आपके आसपास में ना मिले, तो ये इसके कोई लॉस नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। तब आप इसके बिल्कुल अपनी लाइफ में या अपनी फूड में ऐड ऑन कर सकते हैं और आप इससे भी हेल्दी एंड फिट रह सकते हैं। तो यदि आपका ये सब टाइप्स, दूसरा सब टाइप से रिलेटेड यदि आपका कोई इशू है या कोई डाउट है तब आप हमें कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप गूगल कर सकते हैं, नो इशू। तो कैसा लगा आपको ये हमारा वीडियो? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर तो कर ही सकते हैं, और यदि आपको भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है तब आप हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। हमारी आयुर्वेदा वीडियो सीरीज जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो जो प्रकृति एंड दिनचर्या के लिए आने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही हेल्पफुल होंगी आपके लिए, ऑब्वियसली हर इंसान के लिए, कि उसको पता चल जाए कि उसकी प्रकृति कैसी है, उसको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तब हमारी नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है या आ चुकी होगी जब तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तब आप उसमें प्लेलिस्ट में जाकर हमारी उस वीडियो को जरूर देखें, प्रकृति एंड दिनचर्या। ये दोनों वीडियो बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।